सुमध्यान छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। ठीक, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस शुरुआत करने जा रहे हैं। रिवीजन कराएंगे आपको एग्जाम के दृष्टि से। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जिसे तृतीय सेमेस्टर संस्कृत का अध्ययन कराएंगे और तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत शुरुआत में ही जो सबसे पहले है वह है वर्ण परिचय एवं उनके ध्वनि उच्चारण स्थान। वर्ण परिचय मतलब किसी भी भाषा को मूल से सीखने के लिए वर्ण तथा वर्णमाला का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। यानी आप कोई भी भाषा यदि आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी छोटी छोटी वर्ण को समझिए। जब वर्ण को समझ लेंगे तब वर्णमाला को समझिए, तब आप उस भाषा को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। वर्णमाला का ज्ञान भाषा पदिका प्राप्त करने के लिए बहुत ही या कहिए अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए आप लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। जब तक आप इस छोटी कोई चीज़ नहीं समझ पाएंगे तब तक आप संस्कृत भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। संस्कृत ही भाषा नहीं, कोई भी भाषा है, जब तक आप उस भाषा को वर्ण को मन नहीं समझ पाएंगे आप किसी भी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो संस्कृत भाषा समझने के लिए सबसे पहले हमको किसका परिचय कराना आएगा? वर्ण का। वर्ण कहते किसे हैं? यानी किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मनुष्य जब भी अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है तो किसी शब्द के माध्यम से, किसी वाक्य के माध्यम से, लेकिन वो शब्द बनते कैसे हैं? छोटे छोटे वर्ण, यानी दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द। और वाक्य कैसे बनते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं वही हमारा वाक्य बन जाता है। यानी शुरुआत कहाँ से होता है? वर्ण से होता है। संस्कृत भाषा में वर्ण का बोध कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप लोगों ने सुना भी होगा, हमें वर्ण के लिए महर्षि पाणिनि, किसके? पाणिनि। ठीक, किसके? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि की एक ग्रंथ है जो संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज उसे बेस पर हमारा व्याकरण ही चलता है। तो महर्षि पाणिनि की एक कृति है, एक रचना है जिसका क्या नाम है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है अष्टाध्यायी कैसा रचना है? तो जो ये अष्टाध्यायी है ये संस्कृत के व्याकरण की ग्रंथ की रचना है, अष्टाध्यायी। इसमें अध्याय कितने हैं? कभी पूछता है। अष्ट मतलब अष्ट प्लस अध्यायी, यानी अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय। इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक, तो कभी कभी पूछता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। ये कैसा बुक है? ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ का बुक है। इसमें कितने अध्याय है? इसमें 8 अध्याय है। कभी कभी पूछता है कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। कभी कभी पूछता है कि अष्टाध्याय में कुल कितने पाद होते हैं? 8 चौक 32। तो अष्टाध्याय में कुछ 32 पाद हैं। ठीक, अब देखिए महर्षि पाणिनि तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वर्ण थी। अब वर्ण के लिए आप लोगों ने सुना होगा एक महेश्वर सूत्र।
महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र के बारे में आप लोग जानते भी हैं। महेश्वर, महेश किसे कहते हैं? महेश के द्वारा दिया गया सुर यानी शंकर। जैसे आप लोगों को मालूम भी है कि शंकर जी के डमरू से ये महेश्वर सूत्र निकला था। और महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। संख्या कितनी है? 14। एग्जाम में बहुत पूछता है कि महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। इसके बारे में कहावत है कि महर्षि पाणिनि ने एक बार शंकर जी को घोर तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? घोर तपस्या। शंकर जी ने महर्षि पाणिनि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी डमरू को 14 बार बजाया था। कितनी बार बजाया था? 14 बार। उन 14 बारों में से 14 शब्द निकले थे। एक एक शब्द को उन्होंने सूत्र मान लिया। इस प्रकार कहा गया कि महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र दिए, जिसे हमने महेश्वर सूत्र का नाम रखा। क्यों महेश्वर सूत्र का नाम रखा? क्योंकि महेश शंकर जी ने 14 बार अपने डमरू को बजाया और उसी के आधार पर आज हमारे सारे व्याकरण चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये, इसे महेश्वर सूत्र। और महेश्वर सूत्र को याद करना अति आवश्यक है। आज हम आपको यहाँ महेश्वर सूत्र याद भी करा देंगे। इसे संस्कृत भाषा की वर्णमाला के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, चलिए देखिए महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। पहला क्या है? अ ई उ उड़। पहला महेश्वर सूत्र क्या है? अ ई उड़। हमारे साथ आप पढ़ते चलिए तो आपको याद हो जाएगा। बिना महेश्वर सूत्र का कोई भी व्याकरण आपका काम नहीं करेगा। आप संधि पढ़ने जब चलेंगे तो आपको महेश्वर सूत्र के बिना आप एक पग भी आगे नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी सूत्र हैं सब इसी महेश्वर सूत्र पर ही आधारित है। पहला है अ ई उड़। दूसरा री री क। तीसरा ए ओ अंग। चौथा आए आओ और च। पांचवा बताइए। पांचवा 5 ही वर्ण का है और बहुत सरल है। ह य व र ट। छठा लड़। सातवां य म अंग ड़ न म। ठीक, 7वां हो गया। 8वां झ भ ञ। 9वां घ ढ ध स। 9वां घ ढ ध स। 10वां ज ब ग ड़ द ज ब ग ड़ द स। 13वां ख फ छ फ छ च ट त व। 12वां क प य। 13वां स स स र। 14वां सारी समस्या का समाधान हो गया यानी हल। ये हुआ आपका महेश्वर सूत्र। अब आइए देखते हैं। ठीक, अब इसको याद आपको कैसे करना, हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए शुरुआत कहाँ से होता है? आ ई उ ए ऐ।
तो शुरू के जितने भी ह्रस्व हैं, छोटे हैं, आ है ना, ये आ हो गया। आ के बाद आ, हमने कहा था ना छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना है। तो आ के बाद आ, ये बड़ा वाला। उसके बाद छोटा क्या आया? ई। ई के बाद छोटा क्या आया? ऊ। यानी पहला जो आपका सूत्र बनता है क्या बनता है? आ ई ऊड़। दूसरा रील ऋ। अगर दूसरा याद है, तीसरा में आप हल्का सा मेहनत करें, ए ओ अंग। ठीक, ए ओ अंग। जब तीसरा याद हो जाएगा, चौथा बहुत ही आसानी था। क्यों? छोड़के के नीचे बड़का, छोड़के के नीचे बढ़ता, अंग के बाद क्या आता है? च। यानी ए के बाद क्या आता है? आए। ओ के बाद क्या आता है? आओ। अंग के बाद क्या आता है? च। याद करने का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर तीसरा अगर आप याद कर लेंगे, ए ओ अंग, तो चौथा आसानी से याद है। क्यों? क्योंकि इसी के नीचे इसका बड़का है। ए का बड़ा क्या होगा? अय। ओ से बड़ा क्या होगा? औ। अंग के बाद क्या आता है? च। पांचवा देखिए, पांचवें नंबर पर उसमें पांच ही है, हयवरट। पांचवा 5 नंबर पर इसलिए बताता है कि भैया आप 5 ही है। पांचवें नंबर कौन? हयवरट। छठा लड़। हमने आपको सूत्र बताया भी था क्लास में, लड़। आज के समय में लोग किससे लड़ते हैं? आज के समय में लोग किससे लड़ते हैं? छपैरा। इसका नाम है छ मतलब छपैरा, ल मतलब लड़ना। तो छठे नंबर क्या है? लड़। ठीक। 7वें नंबर देखिए, इयम अंगड़नम। इसे कभी कभी कहा जाता है कि वर्गों का 5वां अक्षर। इसमें जितने आपको मिलेंगे वो वर्ग भी आपको पढ़ाएंगे। वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उसी का 5वां अक्षर होता है इयम अंगड़नम। 5वें के बाद अब आ जाए 7वें के बाद 8वां। 8वां क्या है? झ भ इयं। इतनी चीज याद आ गई। घ ढ ध स ज ब ग ड़ द स ख फ छ ठ थ च ड त व क प य स स र हल। अब ये तो हमारा हो गया वर्ण, यही हमारा है वर्ण, और कुल मिला देंगे हमारा हो जाएगा वर्णमाला। ठीक। अब इसी आधार पर बनता है प्रत्याहार। बहुत ही सरल है। आप प्रत्याहार बनना सीख जाएंगे तो समझिए आप व्याकरण आसानी समझ जाएंगे। जैसे कोई भी प्रत्याहार लीजिए। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप में कहना। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? कि संक्षेप में कहना। हम 2 वर्ण कह दें और उसमें सारी चीज आ जाए। जैसे अगर कोई कह दे हमें आ से लेकर क तक कहना है, तो ऐसे क्या कहेंगे हम? अ ई उ रील री। लेकिन अगर कोई सूत्र हो, सूत्र का मतलब ये होता है कि गागर में सागर भरना, यानी थोड़े से शब्दों में अधिक कह देना। तो जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ है, हमने कह दिया कि भैया अक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार में क्या होगा? यानी अप्रत्याहार बनता कैसे? देखिए, शुरू का लीजिए और अंत तक जाइए। शुरू से लीजिए, इसका सूत्र ही है आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता क्या कहता है? आज का यानी पहले का और अंत का संहिता मतलब जो बीच का है उसी को आपको लेना है। क्लियर? एक अगर आप समझ जाएंगे तो सारे समझ जाएंगे। कहता है आप जैसे अक प्रत्याहार, एक चीज देखिए, जो लास्ट वाला वर्ड मिलेगा वो यही मिलेगा, 14 के लास्ट में ही मिलेगा ये मैक्सिमम। ये चाहे जहाँ रहेगा, लेकिन ये वाला जो है वो वही रहेगा। जैसे कोई कह दी भैया अण प्रत्याहार बनाइए, अण प्रत्याहार बनाइए। कोई कह दे अच प्रत्याहार बनाइए। ठीक। तब इस प्रकार से आप देखते हैं कि अण मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच मतलब यहाँ से लेकर यहाँ। समझिए, अब अक प्रत्याहार बनाने की बात चल रही है, तो अक प्रत्याहार बनेगा कैसे? देखिए, हमने आपको कहा कि यहाँ से चलिए। अब देखिए अक प्रत्याहार में क्या आएगा? आदिरंतेन संहिता सूत्र क्या कहता है? समझिए, आदि से लेकर अंत तक। आदि हमारा क्या है? ये अ ई उ।
जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो ये लास्ट वाले को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से स्वर निकला हुआ है, ये लंगड़ा हुआ है। हमारा जो फौज तैयार होगा एक स्वस्थ सुडोल फौज तैयार करेंगे। ये सारे लंगड़े हैं, लंगड़े मतलब ये किसी का सहारा ले रहे अपाहिज है। जब ये खुद ही अपाहिज है दूसरे क्या सहायता करेंगे? ये सिर्फ संख्या गिनाते भैया हाँ हम भी हैं, लेकिन इनका कहीं पर अगर आप उपयोग में आप नहीं ले आ सकते। तो याद रखिएगा जब भी प्रत्याहार बने यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो हमें लास्ट वाला ये सिर्फ परिचय बतलाता है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, लेकिन गिनती नहीं आता, गिनती में ये नहीं आता। ठीक, अग प्रत्याहार बनाना है अ ई उ, यहाँ से री री, बस कर आपको नहीं लेना है, सिर्फ परिचय। और हर एग्जाम में लगभग प्रत्याहार बनना एक क्वेश्चन जरूर प्रत्याहार से आता है, या तो अक का या तो अच का या तो इक का है, इस हिसाब से आता है। चलिए एक दो और देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं, यहीं से आपको पूरा प्रत्याहार बता देंगे। अग प्रत्याहार हमने बना दिया था, अब आप हमारे साथ बताइए कैसे बनेगा। शुरू से चलिए अंत तक आइए और जो लंगड़े उगड़े मिले उनको छाड़ दीजिएगा। यहाँ हम भर्ती कर रहे हैं अच्छे लोगों का, स्वस्थ लोगों का। ठीक, तो देखिए अ ई उ, लंगड़े को नहीं लेना है और क तक जाना है। क कहाँ मिलेगा? ये जहाँ भी मिलेगा लास्ट में ही मिलेगा। री री, बस ये हमारा हो गया अड़ प्रत्याहार। कोई कह दे भैया अड़ प्रत्याहार बनाइए, अड़, तो देखिए अ कहाँ मिलेगा? अ यहाँ मिलेगा, अड़ा कहाँ मिलेगा? जो भी मिलेगा ये लास्ट में ही मिलेगा। तो यहाँ हमारे यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको बनाना है, तो क्या हो जाएगा? अ ई उ। कोई कह दे इक प्रत्याहार बनाइए, इक बनाइए, इक प्रत्याहार। जो ये वाला मिलेगा ये इधर ही मिलेगा, लास्ट वाले की इधर ही मिलेगा, और ये वाला मिलेगा, ये वाला इधर ही मिलेगा 14 के लास्ट में। ठीक, जब ये वाला इधर मिल गया देखिए ई उ, लंगड़े को छोड़ दीजिए, री री, यही हमारा हो गया एक प्रत्याहार ई उ री ली। कोई कह दे अच प्रत्याहार बनाइए, अच, हमें यही मिल गया, मिला, क्या ढूंढिए? यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ ये मिल गया अच। यानी हमको कहाँ से? यहाँ से चलना है और यहाँ तक आना है, यहाँ से चलकर यहाँ तक आना है, और लंगड़े को नहीं लेना है। जितने लेना है सब स्वस्थ को लेना है भाई। फौज की भर्ती हो रही है, आगे इनको लड़ना भी है, पग पग पर लड़ना है। ठीक, देखिए अच्छा अब हम बना रहे, आप बनाते हैं बस। ई उ री री ए ओ आए, आओ, सही लिखे है ना? लंगड़े को हमने नहीं लिया, ना तो इसको लिया, ना तो इसको लिया, ना तो इसको लिया। ये सिर्फ परिचय बताता है, इसको भी हमको नहीं लेना है। अच प्रत्याहार, और मान लीजिए हमें अट प्रत्याहार बनाना है। अट प्रत्याहार मतलब यहाँ देखिए, यहाँ मिल गया शुरू से, देखिए यहाँ ड़ है, क है, अंग च, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है। सब कुछ लिख देंगे, न तो इसको लिखेंगे, न तो इसको लिखेंगे, न तो इसको लिखेंगे, न तो इसको भी नहीं लिखना। सिर्फ ये बताता भैया ये आपको यहाँ तक जाना है, बस। चलिए इसी आधार पर सारे प्रत्याहार बनेंगे। अगर कोई कह देगा हल प्रत्याहार बनाइए, हल, देखिए यानी यहाँ से लेकर शुरुआत देखिए, हल प्रत्याहार, यहाँ से लेकर लास्ट में क्या था? 14वां सूत्र हल।
ये नहीं, आपको ऊपर से चलना है, ऊपर से देखना है कि वास्तव में हा कहाँ है, यहाँ मिला। ये नहीं कि भैया 14वां सूत्र है हल, और हल प्रत्याहार बनाना है, लीजिए हमारा हा हो गया। अरे मतलब क्या है? प्रत्याहार मतलब संक्षेप का नाम, किसको संक्षेप करे? ह को। ये खुद ही संक्षेप में है, तो क्या संक्षेप में होगा? ठीक, तो हल का मतलब ये हमारा यहाँ 5वें से लेकर लास्ट 14 तक। ठीक, इसको आप लोग बना लीजिएगा। हल प्रत्याहार बनाने मतलब क्या? हा चलेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको लंगड़े का नहीं लीजिए, लास्ट में आते आते यहाँ। अब आइए, हमें आशा है कि आप लोग महेश्वर सूत्र याद भी कर लिए होंगे, प्रत्याहार बना भी लिए होंगे, बना भी लेंगे। कुछ हम आपको देते हैं जो आप लोग बनाइएगा घर पर। जैसे मान लीजिए इस प्रत्याहार है, उसका बनाइए। एच प्रत्याहार है, उसको बनाइए। ऐच प्रत्याहार है, उसको बनाइए। यम प्रत्याहार बनाइए। अम प्रत्याहार बनाइए। अम प्रत्याहार बनाए कहाँ से? आ से लेकर म तक। अल प्रत्याहार बनाएंगे तो आ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये नहीं है से लेकर यहाँ तक, जो पहले मिल जाए। एच प्रत्याहार यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे ऐसे बनाएंगे तो कुल कितने प्रत्याहार बनेंगे? तो कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? पूछता भी है एग्जाम में। कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है। ऐसे ऐसे आप बनाएंगे तो 42 प्रत्याहार बनेंगे। ठीक, ये हुआ आपका प्रत्याहार। अब चलिए, प्रत्याहार बनाना सीख गए, वर्णमाला सीख लिए। अब उच्चारण स्थान, ध्वनि का उच्चारण स्थान। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो प्रमाणिक भाषा है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी जैसा ये साइलेंट हो, इसमें कुछ साइलेंट वगैरह नहीं चलता। ये नियम पे चलता है, सूत्र पे चलता है, और इसका एक एक प्रमाणित है, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से चलता है, विज्ञान के आधार पर चलता है, सुव्यवस्थित रहता है, सुसंगठित रहता है, और साथ में क्रमबद्ध भी रहता है। देखिए क्रमबद्ध है कि नहीं है आपका। अब आइए संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान, ध्वनि उच्चारण स्थान। अब आइए ध्वनि उच्चारण बहुत ही सरल है, हमने आपको बता भी दिया था, और ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? ध्वनि उच्चारण स्थान। ये लिखे भी, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ध्वनि उच्चारण ध्वनि उच्चारण स्थान। कोई भी ध्वनि निकलता है, कोई भी ध्वनि उच्चारित होता है, कहा जाता है, तो कहीं न कहीं से इस अंग से, ये से इसका उच्चारित होता है, और जहाँ से जो संपर्क करता है उसी का हमने उसका नाम भी दे देते हैं। अब आइए उच्चारण स्थान में एक तरफ वर्ण लिख दीजिए और दूसरी तरफ उच्चारण स्थान। एक तरफ वर्ण, दूसरी तरफ, यानी कौन कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। ठीक, जैसे देखिए शुरुआत से देखिए, आ के बाद क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? हमने आपको पढ़ा भी दिया है, क्या होगा? कंठ। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? क्या देखिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। कभी कभी इसी को क्या कहते हैं? क वर्ग, उ वर्ग या क वर्ग। अभी हमने कहा था ना वर्गों का, कुवर्ग का। अगर वर्गों का पहला अक्षर कहा जाए तो क, वर्गों का दूसरा अक्षर कहा जाए तो ख। इसी आधार पर च, छ, त, प जितने भी होंगे सब। इसका एक सूत्र भी है,
एक सूत्र बता देंगे, संस्कृत में है अकुह विसर्जनीयस्य, अकुह विसर्जनीयस्य नाम कंठ। याद रखिएगा, अकुह यहाँ ह भी होगा, यहाँ मान लीजिए ये आपका है। देखिए कह रहा है किन किन वर्णों का नाम कंठ है संस्कृत में। भैया कह रहे हैं कि अकुह विसर्जनीयस्य नाम कंठ। अकु मतलब अ या आ, अ या आ। कु मतलब क वर्ग, यहाँ बता दीजिए कु का मतलब क वर्ग। क वर्ग में क्या आएंगे, देखिए कु और क वर्ग क ख ग घ अंग। कभी देख देगा कु वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क ख ग घ अंग। चू वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, च छ ज झ इया। तू वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ट ढ ढ ढ ढ। तू वर्ग के अंतर्गत कौन आएंगे, त थ द ध न। समझ में आ गया। तो कह रहे भैया अ या आ, कु वर्ग क ख ग घ ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कंठ के बाद अब आ जाइए तालु पर, यानी ये यहाँ से अ आ कंठ का सारा ले रहा है, क ख ग घ अंग ह विसर्ग, ये सब कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। कंठ की भूमिका है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है कि कंठ की। ठीक। तालु ई ई चू, यानी च छ ज झ ई, ईचू या स, इन सब का क्या नाम रखा गया है बताइए, ताल। सूत्र क्या है, देखिए ईचू सा नाम ताल, क्या रखा गया, ताल। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, तो भैया ये बता रहा है कि ई, ठीक। च, यह मान लीजिए इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ये हमारा चू वर्ग हो गया, ये ना चू वर्ग। ई चू, च छ ज झ इया य और स का नाम क्या है, ताल। इसीलिए स कितने प्रकार के होते हैं, स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा ये स हो गया, एक ये स हो गया, एक ये, इसका तो पकड़ आ गए तालु है, इसीलिए हम इसे कहते हैं भैया तालव्य से। कौन सा है, तालु, इसीलिए हम इसे तालव्य से कहते हैं। एग्जाम में पूछता भी मैक्सिमम, अब ये सड़कुड़वा वाला स नहीं हो गया, सरौता वाला स नहीं है, शरीफा वाला स नहीं है, कौन सा स है, ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से, ये दंत से। एग्जाम में पूछता भी है कि कौन से स है, तालव्य स कौन सा है, 3 दे देगा, पूछ लेगा भैया इसमें तालव्य स कौन है, 3 दे देगा, कहेगा इसमें मूर्धन्य स कौन है, 3 दे देगा, कहेगा इसमें से दंत स कौन है। ये रहा आपका तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स। अब हो गया तालु हो गया, अब मूर्धा आ गया। क्रम से चलिएगा, क के बाद च के बाद क। अब किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। करें किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, देख लीजिए।
इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कौन? री, टू, टू है ना, टू का मतलब टावर, टावर क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र और स, इन सब का क्या नाम है? मूर्धा। इसीलिए इस को क्या कहा गया यहाँ? मूर्धन्य स्वर। ठीक, जल्दी जल्दी देख लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ रहा हो गया। इसके बाद है दंत। दंत क्या है? सूत्र है ली तू लसा नाम दंता। कौन कौन से वर्ड दंत हैं? ली, तू, तू का मतलब त, थ, द, ध, न, ली तू, ल, स, ये सब क्या है? दंत वर्ण है। सूत्र है लितु लसा नाम दंता। दंत वर्ण कौन कौन से हैं? री, त, थ, द, ध, न, ल और स। और दंत मैक्सिमम पूछता है। ली दे देगा, पूछ रहे भैया री का उच्चारण स्थान क्या है बताओ? तो री का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ठीक, अब आ जाइए ओष्ठ। उपू माध्यानाम ओष्ठ है। ठीक, जल्दी जल्दी देख लीजिए, ओष्ठ किसका है? उ, पू, प, फ, ब, भ, म। उ, प, फ, ब, भ, म, इस सब का क्या उच्चारण स्थान है? ओष्ठ। एक बच्चा हो गए सब? 1 2 3 4 5 वर्ग कितने हैं? तो वर्ग 5 है। कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। क्लियर? वर्गों का पहला अक्षर कहा जाए तो क, च, ट, थ, प। वर्गों का तीसरा अक्षर कहा जाए तो ग, ज, ड, द और प। क्यों? क्योंकि जब आप महेश्वर संधि पढ़ने चलेंगे तो वहाँ यही होगा, वर्गों का पहला अक्षर, वर्गों का पांचवा वर्ग, वर्गों का दूसरा, तीसरा, पांचवा। ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग का पहला अक्षर है, ये वर्ग का दूसरा अक्षर है, ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये वर्ग का चौथा अक्षर है और लास्ट वाला वर्ग का पांचवा अक्षर है। ठीक, चलिए अब इसमें कभी कभी दो का उच्चारण स्थान एक ही हो जाता है। ए दे तो कंठ ताल। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ताल दोनों है। इतना क्लियर हो गया तो हम साफ कर दें, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। इसको एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बहुत सरल है। हल्का सा कंफ्यूजन हुआ तो आप भ्रम में चले जाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। और उच्चारण स्थान आप रट लीजिए कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ। कंठ का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इची ऐसा नाम ताल। ई, चू, चूअर, चूअर के अंदर क्या क्या आएगा? च, छ, ज, झ, इय और स, ये सब क्या है? ताल के अंतर। इची ऐसा नाम ताल, ताल के अंतर्गत आएंगे। मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धन्य। मूर्धा किसका किसका उच्चारण स्थान है? री। टू, टू वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत, दंत किसका उच्चारण स्थान है? ली तू लसा नाम दंत। री, तवर, तवर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। ठीक, लितु लसा नाम दंता। और स, स कौन वाला स? ये वाला स, इसका क्या है? दंत। ठीक, ये हुआ उपमध्य नाम ओष्ठ। उ, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। कोई पूछ लिया भैया च का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसी ऐसा नाम ताल। क्या उच्चारण स्थान है? ताल। क्लियर? अब देखिए, अब हमारा ये तो हुआ एक। अब दो वाला, कभी कभी दो भी उच्चारण स्थान होता है। जैसे ए और आई, इनका उच्चारण स्थान दो होता है। कौन? कंठ प्लस ताल।
इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम पूछता भी है कि एक का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है कि ताल है कि दोनों है कि दोनों नहीं है। तो एक का उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों है। क्लियर। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ताल दोनों है। तो ओ और औ, इसका कंठ और ओष्ठ क्या है, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ। कभी कभी अगर आप हम खाते रहिए कि भैया मेरे इसमें क्या होगा, तो ये ओष्ठ है ना, तो मान चलिए कंठ तो दोनों में कॉमन है, ए और ओ में कंठ दोनों का है, चाहे ए का हो चाहे ओ का हो। यहाँ अंतर ये है कि इसका ताल होगा कि का ओष्ठ होगा। तो मान चलिए यहाँ ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ किसका है, ओ है, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस ओष्ठ। क्लियर। ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस ताल। उआ का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत पूछता है। सूत्र है वकारस्य दंत ओष्ठ, यानी इसका दंत और ओष्ठ दोनों है। ठीक। वकारस्य दंत ओष्ठ है, इसका दंत और ओष्ठ दोनों है। नासिका, ये अनुस्वार है, इसे नासिका कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, नाक। अब आ जाइए, ये हमारा हो गया। ठीक। उच्चारण स्थान के बारे में आपने पढ़ लिया, ध्वनि उच्चारण स्थान क्लियर हो गया होगा। आपको हमने पढ़ाया भी है कि भैया स्वर कौन से हैं। तो संस्कृत में स्वर कौन से हैं, तो अच का मतलब स्वर होता है, अच प्रत्याहार, संस्कृत में यही स्वर हैं। अच के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। यही हमारा अच है, यही हमारा स्वर है, इसे हम क्या कहते हैं, स्वर। संस्कृत में कभी कभी कहता है कि अच को क्या कहते हैं, तो अच को स्वर कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। अचों की संख्या कितनी है, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अचों की संख्या 9। संस्कृत में कभी कभी पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, ये हमारी स्वर है, ये स्वरों की संख्या हमारा 9 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में व्यंजन किसे कहते हैं, हल। हल मतलब होता है व्यंजन। तो व्यंजन संख्या कितनी है, 35। कैसे, संक्षेप में देख लीजिए, क से लेकर जो म तक होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। यहाँ से लेकर यहाँ तक को कितने होते हैं, 25। पचहम 25, 1 2 3 4 5, 5 गुणते 5 बराबर 25। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब य र ल वाली लीजिए, य व र ल, इसे अंतस्थ कहते हैं। कभी कि इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से, तो अंतस्थ वर्ण य व र ल। अंतस्थ वर्ण कौन है, य व र ल अंतस्थ वर्ण है। स स स ह, स स स। ठीक। अब यहाँ तक देखेंगे, 25 4 29, 29 4 33, ये हो गया 33। तो व्यंजनों की संख्या संस्कृत कितनी है, 33। क से लेकर म तक को नाम दे दिया गया है, इसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्यों इसे स्पर्श वर्ण कहते हैं, क्योंकि जब भी आप उच्चारण करेंगे तभी आपने देखा इसका कंठ, इसका ताल, इसका मूर्धा, इसका दंत, इसका ओष्ठ, तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी
को स्पर्श करते हैं, इसकी इसका नामकरण कर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया स्पर्श वर्ड। तो स्पर्श वर्ड कौन कौन से है? तो क से लेकर म तक जितने भी वर्ड है स्पर्श वर्ड है। कभी कभी पूछता है स्पर्श वर्ड की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्डों की संख्या कितनी है? 25। उष्म वर्ड कौन कौन से है? तो ये हमारा उष्म वर्ड है, स है। क्यों इसे उष्म कहते हैं? क्योंकि इसको कहने में शक्ति ज़्यादा लगानी पड़ती है, और जब शक्ति लगाएंगे तो गर्मी आती है, कहते हैं ना स। ये हमारा उष्म वर्ड है। और वर्गीकरण करना हुआ, मान लीजिए, अब देखिए यहाँ से हल्का सा हम आपको आगे बढ़ा दें। वर्णों का वर्गीकरण, ठीक, क्या है हमारा? वर्णों का वर्गीकरण। जल्दी जल्दी देख लीजिए, वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण को हम दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? एक हमारा स्वर हो गया, जिसे संस्कृत में अच कहते हैं। दूसरा हमारा व्यंजन हो गया, जिसे संस्कृत में हल कहते हैं। ठीक, स्वर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसे कहते हैं? जिसको कहने में सबसे कम समय लगे वही हमारा ह्रस्व है। ऐसे वर्ड जिनको कहने में सबसे कम समय लगे वही हमारा ह्रस्व है। जैसे अ, ई, उ, री, इसे ह्रस्व कहते हैं। कभी कभी कहते हैं ह्रस्व वर्ड कौन से हैं? अ, ई, उ, री ह्रस्व है। दीर्घ आ क्या है? दीर्घ। ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ किसे कहते हैं? जिसको कहने में इससे ज्यादा दूना समय लगे, जिसको कहने में रस से दूना समय लगे उससे हम दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, दूना समय लगा। रस का नाम है अ, ई, उ, री। जैसे हरि कहना है ना, तो हरि, और हरि कहना तब हरि, यानी वही शब्द को उसी वर्ड को में थोड़ा सा खींचना है। प्लुत, प्लुत का मतलब था जिसके कहने में सबसे ज्यादा समय लगे। संबोधन में इसका प्रयोग होता है, हे राम, हे राम, आया ना? इन्हें हमको कहने में ज्यादा समय लग रहा है। इसका चिन्ह या निशान कैसे? जैसे आ, जैसे लोग कहना कहते नहीं आ, ये हमारा क्या है? प्लुत है। ई हमारा क्या है? ये प्लुत है। ठीक, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व जिसको कहने में कम समय लगे, दीर्घ जिसको कहने में उससे दूना समय लगे, प्लुत जिसको कहने में सबसे ज्यादा समय। व्यंजन, अब व्यंजन के भी 2 पार्ट होते हैं। नहीं, व्यंजन के भी हमने आपको दिखाया कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और उस। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तभी हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजन कौन है? क से म तक जितने व्यंजन है स्पर्श। अंतस्थ य, व, र, ल। अंतस्थ उस, स। क्लियर? स्पर्श व्यंजन याद कर लीजिएगा। अंतस्थ, अंतस्थ तो अपने दिमाग में अंत ही कर लीजिए, बैठा लीजिए। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से, उस व्यंजन कौन से हैं, ये सारे व्यंजन के बारे में पूछता है। स्वर क्या है? स्वर मतलब स्वतंत्र ही होता है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से किया जाता है, वही क्या है? ध्वनि है, स्वर है।
दूसरे शब्दों में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता न पड़े, सहायता न किए जाए, उसे स्वर कहते हैं। संस्कृत में अच को क्या कहते हैं? स्वर। संस्कृत में स्वर क्या कहते हैं? अच। तो मूल स्वर कभी कभी पूछता है, तो ये 4 हमारे मूल स्वर है, अ ई उ री। कभी कभी पूछता है कि मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर कितने हैं? 4। री नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि ये दीर्घ नहीं होता है। संहिता या संयुक्त अक्षर कौन कौन से? ये आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर। ठीक, इसे मूल स्वर कहते हैं, इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर की संख्या 4 होती है और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। समय या दीर्घ के अनुसार आपने देख लिया। ह्रस्व जिसको कहने में सबसे कम समय लगे वो क्या होता है? या जिन उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ ई उ। दीर्घ से कहते हैं जिसके जिन वर्णों के उच्चारण में दूना समय लगे। किससे दूना समय लगेगा? ह्रस्व से दूना समय लगे, वही होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। दंत अभी पढ़ा दिए। दंत मतलब ये होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दंत स्पर्श करें। ताल वर्ण कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ताल से संपर्क करें। ओष्ठ क्या है? जो वर्ण उच्चारण करते समय ओष्ठ से टकरा जाए वही हमारा ओष्ठ वर्ण होता है। ठीक, स्पर्श वर्ण कौन है? क से लेकर मत। कभी कभी कहता है स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से? तो च छ ज ज इया स्पर्श संघर्षी वर्ण है। लुंठित वर्ण कौन है? लुंठित वर्ण याद रखिए, पढ़ लीजिएगा। लुंठित वर्ण र होता है। पार्श्विक वर्ण कौन होते हैं? पार्श्विक वर्ण ल होते हैं। अल्पप्राण आपको मालूम ही है। अल्पप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पर कम बल पड़ता है वो अल्पप्राण होता है। महाप्राण जिन वर्णों के ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पर अपेक्षाकृत अधिक बल पड़ता है वही होता है महाप्राण। ठीक, अब आ जाइए, दूसरा हमारा है संधि प्रकरण। अब यही से जो महेश्वर सूत्र भी आपने पढ़ा था, अब यही से आपको संधि में लेना पड़ेगा। संधि का अर्थ ही होता है जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। कहते हैं मेरे संधि हो गया, इनसे जोड़ हो गया। तो अब यहाँ हम आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हमारा है संधि। ठीक, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। यानी दो चीज जोड़कर जो नया बनी वही क्या होता है? संधि। संधि की परिभाषा देखिए, कहता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते किसे हैं? जब दो वर्ण आपस में मिलता है और तीसरे वर्ण की उत्पन्न करते, यानी विकार कर दे, वही हमारा संधि होता है। जो दूर दूर है उसी को पास ले आकर जोड़ दीजिए, वही हमारा संधि है। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। ये संधि हो गया परिभाषा। संधि के प्रकार, संधि होते कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा
दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, इसको अभी हमने आपको बताया था, इसे अच संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अच संधि। इसे क्या कहते हैं? हल संधि। इसको मान लीजिए अल संधि। क्यों? जो अच होता है, अच का मतलब स्वर होता है, ये जो भी क्रियाकलाप जोड़ेगा वो स्वर स्वर में जोड़ेगा। ये जो भी क्रियाकलाप जोड़ेगा वो व्यंजन व्यंजन से जोड़ेगा, यानी व्यंजन जोड़ेगा व्यंजन की उत्पत्ति करेगा। ये स्वर जोड़ेगा स्वर की उत्पन्न करेगा। ये भैया ऑलराउंडर है, ये सब जोड़ेगा सब ले आएगा। ठीक, इसे हम अच संधि कहते हैं। अब इनका भेद देखिए, तो कभी कभी पूछता है अच संधि किसे कहते हैं? तो अच संधि किसे कहते हैं? तो अच का मतलब स्वर, स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं। ठीक, अब देख लीजिए स्वर संधि के भेद, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया मेरे संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। हल संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, विसर्ग का विसर्ग। अब आइए हम स्वर संधि की भेद की बात करें। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। बताइए जल्दी जल्दी आप। कभी कभी बोलते हैं स्वर संधि के कितने भेद? लोग कहते हैं 5, पूछ रहे हैं। कभी कभी कहते हैं संधि के कितने भेद होते हैं? कहते हैं भैया 5। कहेंगे संधि के कितने भेद होते हैं? कहेंगे 5। ठीक, तो संधि और स्वर संधि में कंफ्यूजन। तो संधि जो होती है 3 प्रकार का होता है। स्वर संधि जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। 2 और लेकिन गिना नहीं जाता। तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार। अब कौन कौन से 5 प्रकार देखिए। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। पहला कौन सा है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि। दीर्घ गुण वृद्धि, इसके बाद क्या आएगा? यड़ संधि। बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग याद होगा। यड़ संधि। और एक बच रहा है, बताइए कौन सा है? एक बताइए कौन कौन से हैं? एक है अयादि संधि। मुख्य रूप से 5 होते हैं, लेकिन 2 और जोड़ देते हैं, पूर्ण रूप संधि और पर रूप संधि। उसको हम बाद में बताएंगे। तो पहला देखिए दीर्घ संधि। अब ये हो गया दीर्घ संधि। तो संस्कृत में दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? बहुत सरल है। देखिए, अकह सवर्णे दीर्घ। सबका सूत्र ले रहे हैं। गुण संधि आद गुण, वृद्धि संधि वृद्धि रेच, यड़ संधि एको यड़च, अयाद संधि एचो ये वाया वा, एचो अयाव। ये इसके सूत्र हैं। दीर्घ संधि के सूत्र क्या है? अका सवर्णी दीर्घ, गुण संधि के आद गुण, वृद्धि संधि के वृद्धि रेच, यड़ संधि के इको यड़च, अयाद संधि के एचु अयाव। कभी कभी पूछ लेता है कि अका सवर्ण दीर्घ किस संधि का नाम है? तो अका सवर्ण
संधि दीर्घ, किस संधि का नाम है? दीर्घ संधि। एक चीज देखिए, जो जिसमें परिवर्तित होता है वही नामकरण दे दिया गया है। देखिए अका सवर्ण दीर्घ, ये दीर्घ में होता है, इसीलिए इसका नामकरण ही दे दिया गया कि भैया दीर्घ संधि है। आदि गुणा, ये गुण संधि है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया है गुण संधि। वृद्धि रेच, वृद्धि हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच था वृद्ध संधि। यण संधि, इको यण से इको यण में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका नामकरण ही कर दिए यण संधि। आयाद संधि, एचो आयाव, एचो आयाव क्या था? आय अव आय आद, इसलिए इसका नाम ही रख दिया भैया, जैसे आय अव आय आद। इतना ना कहकर इन्होंने कह दिया आय प्लस आदि। इसका संधि करेंगे तो यह इसके साथ चला होगा आयादि संधि। आय आदि, ये जो भी है आव आय आव, इसको कह दिया भैया आयादि संधि। एक ले लिए। इसी तरीके आपने देखा कि ये सब सूत्रों पर आधारित हैं। अब पहला देख लीजिए, दीर्घ संधि का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम। सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ। अक क्या है? अक अभी हमने आपको प्रत्याहार बताया था। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई उ री। ये कह रहा है कि अका, देखिए बात समझिए, बहुत सरल है, एक बार समझ में आ जाएगा आसानी से। ये कह रहा है कि अक के समान सवर्ण कोई वर्ण आएगा तो दोनों के स्थान पर ये दीर्घ हो जाएगा। यानी अगर आ के बाद आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये दे देगा आ के बाद आ जाए तब भी क्या हो जाएगा? आ। कह रहे इसी सवर्ण, छोटा आए चाहे बड़ा आए, दोनों के स्थान पर लास्ट में क्या हो जाएगा? जब जोड़ा जाएगा दीर्घ होगा। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर ई, इसी प्रकार उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, री प्लस री बराबर री। री दीर्घ नहीं होता, ये दीर्घ नहीं होता। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, दे देगा कि इसमें से कौन सा दीर्घ नहीं होता, तो री वर्ण ऐसा होता है जो दीर्घ नहीं होता। ठीक, अब देखिए कह रहा है ना, आ के समान कोई वर्ण आएगा दीर्घ हो जाएगा। यानी आ के बाद आय आ जाए तब भी आ के आय आ जाए तब भी आ जाए तब भी आ। छोटा है बड़ा है तब भी बड़ा, बड़ा है छोटा है तब भी बड़ा, बड़ा का बड़का आएगा तब भी बड़ा, छोटा छोटा आएगा तब भी बड़ा। कुल मिलाकर होना क्या है? बड़ा है। ठीक, अब देखिए एक आध दो उदाहरण इसका देख लीजिए। जैसे हमने कहा हिमालय, हिमालय, ये तो आपका संधि हो गया। संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। क्यों? अब देखिए कैसे संधि करेंगे। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर, जहाँ बर्फ घर उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। यानी हिमालय पर क्या होता होगा? बर्फ। चलिए, जब यहाँ पर कोई स्वर न दिखाई पड़े और ये इस अवस्था में, तो मान लिया जाता है कि भैया जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बनता है। तो कौन स्वर है यहाँ? ऐसे अगर इसमें से अगर हम स्वर निकाल लेंगे, ये लंगड़ा हो जाएगा। हिम प्लस यहाँ है आ प्लस ल। इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए क्योंकि इसमें हमें दिखाना है। अब देखिए अका सवर्ण दीर्घ कहता है अक के समान, यहाँ ये आया यहाँ ये आया, यानी बड़का छोड़का दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? बड़का। हिम प्लस आ प्लस ल। अब जोड़ दीजिए, यहाँ अब ये लंगड़ा है, लंगड़े को सही होने के लिए क्या चाहिए? खपाची। ये खपाची दे देंगे, हो जाएगा पूरा हिम। और जब इसके साथ गया आ होता तब तो आ है, तो माँ हो जाएगा, लय थाई तो बन गया हिमालय। ठीक, एक विद्यालय,
विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, आथा आथा दोनों बन गया विद्यालय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आ था, यहाँ पर दोनों मिलकर बन गया विद्यालय। वेदांत, वेद प्लस अंत, जैसे कोई कहते वेदांत, क्या होगा? वेद प्लस अंत। यहाँ अ है, इसका अ है, दो मिलकर अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वेदांत। कुल मिलाकर देखिए, जब यहाँ अ है, ये तो अ वाला था, मान लीजिए, ठीक, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र नहीं महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ठीक, ऐसे ऐसे देख लीजिएगा, जितने भी होंगे सब इसी आधार पर चलेंगे। स्वरसूल। अब आ जाइए, अका सवर्ण दीर्घ हो गया, दूसरा हमारा था गुण संधि। गुण संधि, आदि गुण है। गुण संधि कहता है आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों का स्थान ए हो जाते हैं। ए, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएंगे? ओ। अ या आ के बाद, ठीक, रिया री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। आ के बाद ला प्लस और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? लिर हो जाता है। ठीक, देखिए, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। क्लियर? जैसे देखिए, देवेंद्र, देवेंद्र है, देव प्लस इंद्र। क्या कह रहा है? देखिए, पहला परिभाषा, अ या आ के बाद, यहाँ अ है, ई या ई आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? यानी से देव, यहाँ अ उसको अलग कर दीजिए, ई प्लस अलग कर दीजिए, नद कर दीजिए। ठीक, अब कह रहा है ये सूत्र लगाइए, अ या आ के बाद ई या दोनों का स्थान ए हो जाता है, यानी ये दोनों मिल क्या हो जाए? ई। दे व प्लस ए प्लस नद। अब जोड़ दीजिए, ये इसके साथ चला जाए, क्या हो जाए? दे, इसके साथ जुड़ेगा तो चलने देवेंद्र। ठीक, क्लियर? हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से महेश, महा प्लस इस, आ प्लस आ ई था, ये दोनों क्या बन गए? इस। महाधन इस बराबर महेश। अब महोत्सव, बहुत ही महत्वपूर्ण है महोत्सव। महोत्सव क्या है? महोत्सव, महाधन उत्सव। अभी हमने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता। देखिए, यहाँ अ है, यहाँ ऊ है, देखिए, महा, मधन, आधन, ऊधन, ये दोनों बन क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। तो महधन, ओधन, सव, ये इसके साथ क्या हो गया? महो, ओह सॉरी, आधा था ना, तभी तो कह रहे हैं, ये आधा था, तो ये आधा है, यहाँ स्वर इसके साथ चला गया, जैसे को तैसा, तो महोत्सव।
महोत्सव में कौन सा संधि है? महाधन उत्सव, महोत्सव। जलोभि, जल जलक उर्भी जलोभि। महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, ये सब क्या है? गुण संधि। वृद्ध संधि देख लीजिए, हमने आपको सब पढ़ा भी दिया है, रिवीजन क्लास है। तो वृद्ध संधि कहता है, सूत्र है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच, अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद ना, क्या आए? अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों का स्थान पर ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। हमने आपको इस सूत्र भी बताया था, एक चुटैया और दो चुटैया, याद है नहीं आपको? एक चुटैया यानी जिसमें एक मात्रा लगा रहेगा वो हमारा क्या होगा? गुण संधि। जिसमें दो मात्रा रहेंगे यहाँ ऊपर वो हमारे क्या होंगे? वेतन। जैसे देखिए देवेंद्र, यहाँ एक चुटैया था देवेंद्र। महेंद्र, एक चुटैया था महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। और महेंद्र, नरेश, नर प्लस इस नरेश, एक चुटैया था। अब देखिए इतनी हो गई। अब वृद्ध संधि देखिए क्या कह रहा है। वृद्ध संधि पढ़ रहे हैं क्या? वृद्ध संधि का सूत्र क्या बताए थे? वृद्धिरेच, याद रखिएगा वृद्धिरेच, वृद्धारादेश नहीं, वो परिचय बताता है। वृद्ध संधि का सूत्र है वृद्धिरेच। ठीक, चलिए जैसे एकाएक है, एक प्लस एक, अ या आ के बाद ए या ऐ आए दोनों को स्थान पे आ है, आ के बाद ए आए दोनों का स्थान क्या होगा? बड़का, एकाएक। अब आपको ना भी मालूम हो भैया इसमें दीर्घ है, गुण है कि वृद्धि, तो एक चुटैया देखेंगे तो गुण, दो चुटैया देखेंगे तो वृद्धि। चुटैया मतलब छोटी, अन्यथा मत लीजिएगा, लड़कियां चोटी करती हैं। अगर एक चोटी करते तो समझिए उसमें गुण संधि है, और दो चोटी करे तब वृद्धि संधि। यानी एक मात्रा रहेगा तो गुण संधि और दो मात्रा रहेगा तो वृद्धि संधि। जैसे कोई कहते सदैव, सदा धन एव, यहाँ आ है यहाँ ए है, दोनों मिलकर ऐ हो जाएंगे तो बनेगा सदैव। क्लियर? ईयड़ संधि, ईयड़ संधि का सूत्र क्या था? जल्दी जल्दी देख लीजिए। ईयड़ क्या था सूत्र? इको ईयड़, इसी में सब कुछ है। इक्वल कहता है इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा। अब इक क्या है? एक प्रत्याहार है। अभी देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से? ई, उ, री, ली किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? य, व, र, ल। यानी ई आएगा तो य, उ आएगा तो व, री आएगा तो र, ली आएगा तो ल। कैसे ल? आधा ल। जैसे देखिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए, प्रत्येक, प्रत्येक है, प्रतिधन एक, जो भी परिवर्तन होगा इधर होगा तो इसमें अगर तोड़ देंगे प्रतधन ई धन एक। इक्वल कहता है कि इक के स्थान पर यह में परिवर्तन। कैसा यह? यहाँ ये लगा हुआ हलंत आधा रहेगा। प्र त य एक। ठीक, समझ में आ रहा है? प्र त य प्लस एक। अब जोड़ दीजिए, प्र ही रहेगा। अब यहाँ ये भी लगना है, ये भी लगना है, कोई दूसरे का सहारा दे नहीं पाएगा, इसलिए जैसे अपनी अवस्था में रहेगा आधा हो जाएगा।
ये आगे बढ़ा, देखिए यहाँ स्वर है और व्यंजन स्वर की सहायता से बनता है। ये व्यंजन जब यहाँ इसके साथ गया तो ये पूरा हो गया, इसका चिन्ह या निशान चला है, ये हो गया आपका प्रत्यय। ठीक, एक ही देखिएगा मैक्सिमम इसका एक सूत्र भी है, हमने आपको बताया था। अगर यह व र ल के साथ कोई आधा अक्षर हो, य व र और ल के साथ कोई आधा अक्षर होगा तो मान चलिए मैक्सिमम उसमें यड़ संधि होगा। सिर्फ एक अपवाद छोड़कर दैत्यार्य। ठीक, कौन सा है? दैत्यार्य। दैत्यार्य में यड़ संधि न होकर इसमें है दीर्घ संधि, दैत्य प्लस अर्य, इसलिए ये सूत्र का अपवाद है। और जब भी हम ये सूत्र बताते हैं दैत्यार्य जरूर बताते हैं। ठीक, यह व र ल के साथ आधा अक्षर पड़े तो वो कौन सा होगा? यड़ संधि। जैसे एक और उदाहरण देख लिए, बहुत पूछता है एग्जाम में, स्वागतम में कौन सा संधि है? स्वागतम। आप देखिए व के साथ आधा अक्षर पड़ा, या व र ल के साथ कोई भी आधा अक्षर होगा उसमें मैक्सिमम कौन सा संधि होगी? यड़। तो सु प्लस आगतम। सु मतलब अच्छे लोग जब आते हैं तो वही कहते हैं ना भाई आपका स्वागत है। तो सु में देखिए, अब इसका अगर संधि करेंगे स प्लस उ प्लस आगतम। यहाँ देखिए अभी कहा था य व र ई उ एक प्रत्याहार था ना, ई उ री ली, उ किसमें परिवर्तित हो रहा था? व में। तो स प्लस व प्लस आगतम। इधर कोई भी स्वर नहीं है, ये आधा इसलिए आधा रह जाएगा। ये आगे बढ़ा देखा, यहाँ व्यंजन मिल गया, आपस में तालमेल बना लिए, वाह बन गया स्वागतम। ठीक, ऐसे आप जाइएगा घर पर 4-5 बार देखिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है, आ जाएगा या व र ल करके। अब आगे आपको बचता है अयाज संधि। अयाज संधि सूत्र था एचो अयावह। एज क्या था? प्रत्याहार। एज के अंतर कौन को? ए ओ आए औ। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ए आय में परिवर्तित होता है, ओ औ में परिवर्तित होता है, ए आय में परिवर्तित होता है, ओ आओ में परिवर्तित होता है। क्लियर? यही होता है। अयाज संधि क्यों नाम रखा गया? आय प्लस आज, आज में औ आय आओ ना कहकर हमने अयाज कह दिया। ठीक, अयाज संधि में देखिए जैसे नायक हो गया, नायक, नय प्लस अक आय है। देखिए आय किसमें परिवर्तित होगा? आय में। तो न प्लस आय प्लस अक। ठीक, अब ए किसमें परिवर्तित होगा? आय में, यानी ए का स्थान क्या रखेंगे? आय। न प्लस आय प्लस अक। ठीक, अब ये इसके साथ चला गया, क्या बन गया? ना। ये आ इसके साथ चला गया, क्या बन गया? ये क्या बन गया? नायक। ठीक, ये हुआ नायक। नय कौन सा संधि है? अयाज संधि। जैसे पवन है, हमने आपको सूत्र भी बताया था, आपको याद होगा। जैसे नायक अगर आप देखिए आ की मात्रा है तो आ के साथ अगर यह हो तो क्या होगा? अय होगा। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, वह है, अगर वह होगा तो क्या होगा? ओ होगा। ओ प्लस अन, अ रहेगा ही रहेगा। जैसे या तो अ रहेगा या तो आ रहेगा, दो ही रहेगा। ओ प्लस अन, ओ किस में परिवर्तित हो रहा है? ओ औ में परिवर्तित हो रहा है। प प्लस औ प्लस अन। प इसके साथ चला क्या बन गया? प। वह इसके साथ चला क्या बन गया? वह, पवन। इसी प्रकार पवन, भवन, गायक, नायक सब बनेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको स्वर संध आसानी समझ में आ गया होगा। और घर पे जाइएगा, घर पे हैं आप, देखिए जो हमने ट्री बताया वास्तव में
सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। व्याकरण किताब उठाइए और एक एक उदाहरण दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहेगा नायक में कौन सा संधि है, नायक का संधि विच्छेद करिए, 2 होगा तो न प्लस अक होगा तो न प्लस अक। आपको कन्फ्यूजन नहीं पैदा करेगा कि ने है कि न है, जो तो आप निगलेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में ये नहीं होगा, फंस जाएंगे इसमें। इसलिए अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।